वेलकम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन की जगह आप इसको प्रेशर भी कह सकते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी हरकत होती है हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास अब हमने ये डिस्कस करें कि डिफ्यूजन और गैसेस की थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। आपको यूनिट से पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी यूनिट क्या है। एक लंग का पार्ट है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज जो होती है। ठीक है, अब इसके पार्ट में क्या आता है, एल्वियोलाई आता है, एल्वियोलर डक्ट्स आती है, एल्वियोलर सैक्स आती है और एट्रिया आता है। ठीक है, उसके बाद जो दोनों लंग्स हैं उनमें ऑलमोस्ट 300 मिलियन एल्वियोलाई है हमारी बॉडी के अंदर, जहाँ पे एल्वियोलर लेवल पे गैस एक्सचेंज होती है ना, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो वो जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का वो एल्वियोलर लेवल पे होता है। और टोटल 300 मिलियन जो एल्वियोलाई है वो आपकी दोनों लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक बहुत सारे एल्वियोलाई जब हो जाएंगे तो उनको एल्वियोलर बोलेंगे। ठीक है, और एक सिंगल एल्वियोलाई को हम बोलेंगे एल्वियोलस। ठीक है, तो एक एल्वियोलस का जो डायामीटर है, जो कि एवरेज डायामीटर है वो कितने 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जिसके थ्रू डिफ्यूजन हो रही है वो क्या होती है, बेसिकली ये मेम्ब्रेन है जो कि एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज के जो सेंटर में होती है, बिटवीन होती है। ठीक है, जहां से जो गैसेस होती है वो डिफ्यूज होती है। ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरीज और एल्वियोलाई के दरमियान होती है, क्या होती है, गैसेस डिफ्यूज होती है। लेकिन ये है क्या, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है जो कि किसके दरमियान है, एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज। अब यहाँ की इसकी लेयर्स हैं। ठीक है, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एल्वियोलस टू ब्लड तक जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आती है फ्लूइड और सर्फेक्टेंट। ठीक है, फ्लूइड और सर्फेक्टेंट आती है, उसके बाद एल्वियोलर एपिथेलियम आती है, थर्ड हमारे पास आती है एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, फिर कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है और लास्ट में क्या आती है, कैपिलरी एंडोथेलियम। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिफ्यूजन हमने पढ़ लिया कि मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की हाई प्रेशर टू लोअर। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन कैसे होती है। ऑक्सीजन की डिफ्यूजन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे पहले मूव करेगी, एल्वियोलाई से मूव करेगी, कहाँ जाएगी, पल्मोनरी कैपिलरी में जाएगी। ठीक है, क्यों जाएगी, बिकॉज जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है एल्वियोलाई के अंदर वो कितना है, 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, और जो पार्शियल प्रेशर है इधर ब्लड के अंदर जो है वो कितना है, 40। ठीक है, अब हमने ये बात की कि डिफ्यूजन क्या होती है, हायर टू लोअर। तो जो ऑक्सीजन है वो मूव करेगी एल्वियोलाई से ब्लड में। ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद ऑक्सीजन मूव करेगी ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है, एल्वियोलाई से ब्लड में, ब्लड से कहाँ गई, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहाँ जाएगी, बॉडी के सेल्स में। ठीक है, और बॉडी के हर सेल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई होगी। ठीक है, जिससे क्या होगी, रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगी तो वो काम सही से करेंगे। फिर बात करते हैं डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स के अंदर है, यहाँ से जाएगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जाएगी ब्लड में, ब्लड से जाएगी एल्वियोलाई में, और जब एल्वियोलाई के अंदर जाएगी तो वहां से बाहर निकल जाएगी, एक्सपायर्ड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर्स की जो कि डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस। जितनी थिक मेम्ब्रेन होगी उतनी ज्यादा लेस डिफ्यूजन होगी। ठीक है, थिक मेम्ब्रेन है तो पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं कर रहे, जब मूव नहीं कर रहे तो डिफ्यूजन नहीं हो रही। ठीक है, तो अगर मेम्ब्रेन थिक है तो लेस डिफ्यूजन, अगर मेम्ब्रेन थिनर है, पतली है, तो डिफ्यूजन ज्यादा होगी। फिर बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया में क्या होगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा डिफ्यूजन, ऐसे है कि नहीं है, yes. जितना छोटा एरिया उतनी कम डिफ्यूजन। फिर आती है डिफ्यूजन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गैसेस जो होती है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो डिफ्यूज होती है। ठीक है,
और ये डिपेंड करती है दो चीजों पे, ठीक है। एक सोलबिलिटी है और एक है मोलिकुलर वेट है, ठीक है। सोलबिलिटी में अगर हम बात करें तो जो गैसेस जो बहुत ज्यादा सोलबल होती है उनकी जो डिफ्यूजन होती है वो ज्यादा फास्टर होती है, ठीक है। जिन गैसेस की सोलबिलिटी ज्यादा होगी उनकी डिफ्यूजन ज्यादा होगी और जल्दी होगी, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट में अगर हम देखें तो जिन गैसेस का वेट लाइटर होगा, ठीक है, उनकी डिफ्यूजन भी फास्टर होगी, ठीक है। अब यहाँ भी एग्जांपल दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ज्यादा सोलबल गैस है तो उसकी डिफ्यूजन ज्यादा होगी, ठीक है। फिर बाद में आते हैं प्रेशर डिफरेंस की। प्रेशर डिफरेंस क्या है? बेसिकली एक डिफरेंस है, ठीक है, जो कि गैसेस के प्रेशर है, ठीक है, जो कि किसके दरमियान है? एल्वेलाई और ब्लड के दरमियान होता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल कैसे है? यहाँ पे ऑक्सीजन की एग्जांपल है। एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है? 104 और ब्लड के अंदर कितना? 40। अब ऑक्सीजन जो है एल्वेलाई टू ब्लड में जाएगी, ऑक्सीजन है हमने इनहेल की, पार्टिकल्स उसके बॉडी में इनहेल किए तो वो एल्वेलाई से ब्लड के अंदर जाएंगे, ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएंगे और वहां से कहाँ जाएंगे? सेल्स में जाएंगे। पूरी बॉडी के एक एक सेल को जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई होगी। इस तरीके से ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाके डिफ्यूज होगी, ठीक है, और जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है उसके थ्रू होगी। और सेम इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि बॉडी में ऑलरेडी है वो ऑपोजिट काम करेगी। वो सबसे पहले सेल से बाहर निकलेगी, कहाँ? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगी, वहां से कहाँ जाएगी? ब्लड में। ब्लड से एल्वेओलाई लंग्स में आ रही है, फिर लंग्स से बाहर जा रही है। समझ आई? डिफ्यूजन की समझ आई है?